Dear students, from today I am starting JEE 2023 Solved Question Bank. Let's begin. Question number 1 ये बोल रहा है, if you spill यानी अगर आपने गिरा दिया एक केमिकल which is nothing but a toilet cleaning liquid. If you spill a chemical that is a toilet cleaning liquid, और अफसोस की बात है कि ये टॉयलेट में नहीं गिराया है, वो बोल रहा है ऑन योर हैंड. सी मत. इफ यू स्पिल अ केमिकल दैट इज अ टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड ऑन योर हैंड, ऑब्वियसली हैंड का सफाया तो करना नहीं है, तो पूछता है व्हाट विल बी योर फर्स्ट एड. योर फर्स्ट एड वुड बी, अगर आपने एक टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड गिरा दिया अपने हाथ पे, टॉयलेट की बजाय हाथ पे गिरा दिया आपने, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट एड. And the options they have given are vinegar. विनेगर तो एक एसिड है, लिखते लिखते समझता है ये आंसर नहीं हो सकता. दूसरा है एक्वस NaOH. अगर आपको थोड़ा बहुत एक अंदाजा है कि जो टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड होते हैं ये एसिडिक होते हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सही लगेगा, क्योंकि एसिड की वजह से जो तकलीफ हो रही है वो हटानी है, तो बेस चाहिए. तो थोड़ा बहुत अंदेशा है कि मे बी द आंसर इज बी. ओके, let us see option C is aqueous NaHCO3. Now NaHCO3 is sodium bicarbonate, ये भी बेस है तो उसको भी हम होल्ड पे रखते हैं. एंड लास्ट इज aqueous NH3. लिक्विड अमोनिया काफी पंजेंट है, हार्मफुल भी है, ये भी कॉरोसिव है नेचर में, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है. बच गया बी और सी. Now, as I said, this toilet cleaning liquid is nothing but something like Harpic. अब एक हार्पिक जो है ना, ये जो टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड हार्पिक है, इनमें मेनली HCl होता है. दे कंटेन HCl. एंड कुछ HCl और कुछ सर्फेक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि ATX, जिसमें बेसिकली HCl रहेगा, पानी रहेगा, ATX रहेगा. अब आप सबको पता है HCl इज हाईली corrosive. Yes or no? HCl is highly corrosive in nature. और ये corrosion जो है क्रिएट कर देता है आपके स्किन का. So it is corrosive, it is having corrosive action on skin. तो ऑब्वियसली इसको झटपट फटाफट निकालना है, नहीं तो हाथ की जो स्किन है ना वो निकल जाएगी. अगर आपने HCl को रिमूव नहीं किया, जो टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड आपके हाथ पे गिरा उसमें मेनली HCl है, और अगर आपने HCl को रिमूव नहीं किया तो हाथ की जो स्किन है वो रिमूव हो जाएगी. So the question is how to remove HCl. Since HCl is an acid, to remove it we need bases. And base वाले ऑप्शन दो है, एक NaOH है, एक NaHCO3 है. लेकिन ये जो NaOH है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. और ये जो NH3 है ना, ये बहुत ही वीक बेस है. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ही वीक बेस है. और ये बेसिकली पंजेंट है, इसका यूसेज ना बहुत पंजेंट स्मेल देगा.
तो जो बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर है वो NaHCO3 है. HCl will combine with NaHCO3 and we will be getting NaCl plus CO2 plus H2O. So the answer is option C, and that is aqueous NaHCO3. अब इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये डेली JEE 23 सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक राउंड चल रहा है. बहुत ध्यान दीजिए इन सवालों पे. ये सवाल रोज 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 आएंगे. अलग अलग सवाल रोज हम देने वाले हैं और ये अपने आप में विल लीड टू अ वेरी गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन. बस रोज के रोज आप वीडियो देखना मत भूलिए. Every day you will be getting a new video. I'll upload a video of new questions, and if you go through that questions, you are going to have a mind-blowing, wonderful score. The size of a raw mango. The next question. The size of a raw mango shrinks. यानी कि सुकुड़ जाना, shrinks, to a much smaller size. The size of a raw mango shrinks to a much smaller size when kept in salt solution. When kept in salt solution. Which of the following processes can explain this? Which of the following process can explain this? यानी आपने एक मैंगो को उठाकर रख दिया नमक के पानी में और ये नमक के पानी में रखने से सिकुड़ गया, यानी इसका साइज छोटा हो गया मैंगो का. तो ये कौन से प्रोसेस से एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है, यानी कि कौन सा प्रोसेस है ये गिवन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा प्रोसेस है जो इस बात को हमें समझा रहा है कि रॉ मैंगो नमक के पानी में छोटा हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा. तो ऑप्शन में पहला आ रहा है ऑस्मोसिस, फिर आ रहा है डायलिसिस, तीसरा ऑप्शन आ रहा है डिफ्यूजन और चौथा और आखिरी ऑप्शन आ रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस. थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आपने सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव पढ़ा है तो ये आंसर बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा. That when a raw mango is kept in salt solution and the salt solution is good concentrated solution of salt, then the size of the mango will shrink because मान लीजिए ये मैंगो है एंड इसको मैंने ये नमक के पानी में रख दिया है. And this salted water has good amount of salt in it. It is concentrated salt solution. This salt solution is having good amount of salt in it, but that amount of salt is not there in the raw mango, obviously. And hence what we understand from this is that when I keep this mango in the salted water, then आपको पता है osmosis takes place from low concentration of solution to high concentration of solution. अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो मैंगो है इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का और ये जो सॉल्ट का पानी है बाहर इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यानी सारा का सारा पानी जो मैंगो के अंदर है, मैंगो में जो लिक्विड है वो निकल के बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाएगी जिसको कि हम बोलेंगे
एक्सोऑस्मोसिस। कई लोगों के मन में एक दूसरा डेफिनेशन आ रहा होगा जो बोलता है ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जहां सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सीधी बात है, अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो पानी ज्यादा है, यानी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो है। दोनों बात सेम है, खाली बोलने का ढंग अलग है। सो ऑस्मोसिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन to its low concentration. So water, that is the liquid which is there in mango, is not having salt in it, so it has more amount of water in it, and hence water will flow from the mango to the salt solution. This is called exoosmosis, and this exoosmosis will lead to shrinking of the mango. So the answer is A. Let's go to the next question, which is question number 3. Question number 3 is asking us that which statement among the following about adsorption are valid? When I say which statement about adsorption are valid, it simply means they are asking us to find the correct statements. So the statement A says delta H becomes less negative. Delta H becomes less negative as adsorption proceeds. B statement, on a given adsorbent, ammonia is adsorbed more than nitrogen gas. ठीक है, देखेंगे। मतलब अगर किसी एड्सॉर्बेंट पे मैंने अमोनिया और नाइट्रोजन दोनों एक साथ छोड़ दिया तो अमोनिया नाइट्रोजन के मुकाबले ज्यादा एड्सॉर्ब होगा। थर्ड स्टेटमेंट, on adsorption the residual force acting on adsorption, the residual force acting along the surface of adsorbent increases. D, बोल रहा है with increase in temperature, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाइए। जब एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। With increase in temperature, the equilibrium concentration of adsorbate, यानी कि जो एड्सॉर्बेंट पे चिपक रहा है, increases. These are the 4 statements given to us, and there are 4 options also. A says D and A are correct. B is saying B and C are correct. C is telling us A and B are correct.
And the last option D is giving C and D are correct. So we want to find the correct option, which is giving us the correct statement. Now, my dear students, we all know on adsorption, both physical and chemical. On any kind of adsorption, I mean, whether it is a physical adsorption or it is a chemical adsorption, the residual force acting along the surface of adsorbent decreases. सीधी बात है. मान लो मेरे पास ये एरिया है और इस एरिया पे मुझे कुछ एड्सॉर्ब करना है, तो ये जो अवेलेबल एरिया है, ये एडसॉर्बेंट का एरिया है, जो कि कोई जेल हो सकता है, जो कि चारकोल हो सकता है, जो कि कोई भी एडसॉर्बेंट हो सकता है. ऑन दिस मुझे ये पार्टिकल्स एड्सॉर्ब कर रहे हैं. ये जो पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहे हैं एड्सॉर्बेंट पे, ये जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं इसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट. अब सीधी बात है, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाएगा, ये जो अवेलेबल एरिया है, ये जो फोर्स इस एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट पे सेटल कर रहा है, ये तो कम ही होता जाएगा ना. सीधी बात, बिकॉज द एरिया, वो मटेरियल जिसमें मैं एड्सॉर्प्शन कर रही हूँ, वो जो एड्सॉर्बेंट है मेरे पास, वो यूज होते जा रहा है. जितना उसका एरिया यूज होता जाएगा उतने मेरे फोर्स, रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज होते जाएंगे. यानी सी तो कभी सही नहीं हो सकता. अब दो ऑप्शन में सी है, एक बी और एक डी, यानी आंसर बी और डी कभी नहीं हो सकता. बच गए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, जिसमें कि स्टेटमेंट ए कॉमन है, तो मैं क्यों पढ़ूं, वो राइट ही होगा. बच गया स्टेटमेंट डी और स्टेटमेंट बी, जिसको हम पढ़ लेते हैं. स्टेटमेंट डी बोलता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीजेस. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब हम अपना दिमाग लगाते हैं. अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. Do you all agree? Yes. If we increase the temperature, kinetic energy of the adsorbate will increase and hence its equilibrium concentration will decrease. क्योंकि अगर adsorbate की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो एड्सॉर्बेंट पे चिपकेगा नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, वो वहां से भागेगा. यानी कि उसका जो एड्सॉर्प्शन है, वो जो एड्सॉर्बेंट पे चिपक रहा है, सेटल हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो अपनी वो एक्यूमुलेटेड, जो वो चिपका हुआ है, वो जगह छोड़ देगा. यानी एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा. एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन एड्सॉर्बेट का बढ़ा कैसे. उसने, अगर ये रेड पार्टिकल जो एड्सॉर्बेट है, मैंने हीट करना शुरू किया, तो ये जो चिपके हैं एड्सॉर्बेंट से अपनी जगह छोड़ देंगे, तो एड्सॉर्प्शन कम हो गया. एड्सॉर्प्शन कम हो गया तो एड्सॉर्बेट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे. और वैसे भी बच्चों, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक. एनी एक्सोथर्मिक प्रोसेस will decrease on increase in temperature, hence D is also wrong. So the best correct answer here is C. Let us go to the next question. So we go to question number 4. Question number 4 is asking us the major product obtained from elimination of 3-bromo 2-fluoro pentane is. ठीक है, 3-bromo 2-fluoropentane को मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है. पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ. पेंटेन यानी कि 5 कार्बन ले लिए मैंने, 3 पे ब्रोमो है और 2 पे फ्लोरो है. हियर आई एम राइटिंग CH3 CH H छट्टू
3. Okay, this is the molecule we want to do elimination in. So in this molecule which is written on the screen, I want to carry out elimination, and on doing elimination, the option choice which they have given us is CH3, CH2, CHBr, CH double bond CH2, यानी 1 और 2 से elimination किया गया है. Okay, option B is CH3, CH2, CH double bond C, CH3 फ्लोरीन, यानी कि 2 और 3 से एलिमिनेशन हुआ है. ऑप्शन C is CH3, CH double bond CH, CH, F and CH3, यानी 3 और 4 के बीच एलिमिनेशन हुआ है. And option D is telling me CH3, CH2, CBr, CH, CH3, which is elimination has taken place between 2 and 3 again. Okay, I hope this is clear. अब सीधी बात है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन हम सब जानते हैं ये, when an alkyl halide undergoes elimination, halogen is removed from the alpha carbon and a hydrogen is removed from the beta carbon. अब अगर यहाँ अल्फा कार्बन ये वाला है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिख देते हैं. पहला कार्बन लिखा, दूसरा अल्फा है, उसकी फ्लोरीन उड़ गई तो डबल बॉन्ड इधर आ गया एंड सो ऑन, और यहाँ एक ब्रोमीन आएगा. ये फ्लोरीन यहां से तोड़ना ज्यादा आसान है, या अगर मैं ब्रोमीन निकालूं तो ज्यादा आसान है. बस हमको यही सिलेक्ट करना है. ये तो कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमने सेट्जेफ्स रूल पढ़ा है. अगर ये अल्फा कार्बन है, यानी अगर ये अल्फा वाला है, तो हाइड्रोजन विल गो फ्रॉम बीटा. 2 बीटा कार्बन के ऑप्शन है, आपने सेट्जेफ्स रूल पढ़ा है. बीटा, दैट बीटा कार्बन विल गिव हाइड्रोजन विच इज हैविंग लेस हाइड्रोजन, यानी वो बीटा कार्बन जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देगा, वहां से हाइड्रोजन जाना चाहिए, यानी हाइड्रोजन यहां से कभी नहीं जाएगा. ऑप्शन सी में भी वही प्रॉब्लम है. अगर ये अल्फा कार्बन बनता है, यानी यहां से मैंने ब्रोमीन उड़ा दिया, तो हाइड्रोजन या तो इधर से जाएगा या इधर से. अब आप ध्यान दो, ये यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ ज्यादा है, तो कम हाइड्रोजन वाले से हाइड्रोजन जाना चाहिए एंड नॉट मोर वाले से. तो ये भी नहीं हो सकता, ये वापस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फ्लोरीन निकला है. दिस इज द आंसर, बिकॉज out of fluorine and bromine, it is easier to remove bromine because it is a large halogen. लार्ज होने की वजह से इसका CBr बॉन्ड इज वीक देन CF बॉन्ड. CF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. इतना ही नहीं बच्चों, CBr is also weak because electronegativity difference between Br and carbon is less than the electronegativity difference between fluorine and carbon. So CF bond is very strong bond. तो जहां जहां CF तोड़ा है, यानी कि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, ये तो आंख बंद करके डिलीट मार दो, ये तो हो ही नहीं सकता. एंड आउट ऑफ दीज टू ऑप्शन जहां से ब्रोमीन निकला है, this is a better answer because it is following the Setzeff's rule. So B is the answer. So now I'm moving to the next question. I hope आप enjoy कर रहे हैं, और अगर आप enjoy नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई करके लेक्चर में बैठिए, जिससे कि आप enjoy करने लगेंगे. Because this question bank, believe me, this question bank which I am doing will help each and every child, irrespective of वो कहाँ क्या कैसे पढ़ाई कर रहा है. each one will get benefited. Only thing which is required is you have to start your revisions at home and start attending the question bank. Daily question bank हमें attend करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बच्चों याद रखिए.
Another important thing, another important question. Two elements A and B have similar chemical properties. Two elements A and B have similar chemical properties. They don't form solid hydrogen carbonates. They don't form solid hydrogen carbonates, but react with nitrogen. To form nitrides. बड़ा टर्निंग पॉइंट है, अगर आपने ध्यान से एस ब्लॉक पढ़ा है तो बड़ा टर्निंग पॉइंट है. दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड. ये अपने आप में बड़ा अच्छा एनोमलस प्रॉपर्टी में दिया है किसी के, तो देखते हैं आपको याद आ रहा है कि नहीं. ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, ये फाइंड करना है हमको. लेट अस सी. ओके, पहले मैं ऑप्शन लिख देती हूँ फटाफट बच्चों, so that you can get what I am saying. तो पहला ऑप्शन है सोडियम एंड रुबिडियम, whereas the next option goes is sodium and calcium. Yet another option C they have given to us, that is cesium and radium, and D is lithium and magnesium. जैसे ही मैंने कहा anomalous behavior, आंसर हो गया है क्लियर. हाउ? आपके सबके मन में लगभग बात आई गई होगी समझ में, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं. इफ यू रिमेंबर, ग्रुप 2 मेटल्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. they form nitrides of the type M3N2. who? ग्रुप 2, जहां पे M3 क्या है? M मेटल है, तो M3N2 टाइप का नाइट्राइड बनता है. सो ग्रुप 2 मेटल्स, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, form nitrides of the type M3N2, and their hydrogen or bicarbonates are MHCO3 twice. Their hydrogen carbonate यानी बाइकार्बोनेट इस टाइप का है. Now the most important thing is, all these are known in the solution phase. यानी कि मैं जो बोल रही हूं जरा सा गौर करिए. गौर ये करना है बच्चों कि ऑफ कोर्स ये सब एग्जिस्ट करता है ग्रुप 2 में, लेकिन ये सब एग्जिस्ट करता है उनके सॉल्यूशन फेज में. ये एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन फेज में. ठीक है, यानी M+M2 गिव्स M3N2. ये सॉल्यूशन फेज में हमें मिलता है M यानी मेटल बाइकार्बोनेट फॉर्म में. लेकिन जो ऊपर के दो प्रॉपर्टी हैं, यानी कि नाइट्रोजन से रिएक्ट करके M3N2 बनाना और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, यानी कि जैसे कोई भी मेटल कार्बोनेट, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला दें तो वो मेटल बाइकार्बोनेट बन जाता है. तो ये जो मेटल बाइकार्बोनेट है, ये ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इन मेटल्स में से लिथियम को छोड़ के कोई भी ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाता. इसलिए मैंने बोला था किसी के एनोमलस बिहेवियर में ये मिलता है, लिथियम को छोड़ के कोई ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाता. यानी ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इन सब में से लिथियम को छोड़ के कोई ये प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता. और ये आपको पता है
एक आपने वर्ड सुना होगा डायगोनल रिलेशनशिप, और डायगोनल रिलेशनशिप ये बताता है कि जो एलिमेंट डायगोनली रिलेटेड है पीरियोडिक टेबल में, उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती है। यानी कि लिथियम के नीचे हालांकि सोडियम है ग्रुप 1 में, लेकिन लिथियम के डायगोनली मैग्नीशियम है, और लिथियम के सारे प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलते हैं, जैसे कि बेरियम के प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलते हैं, डायगोनली रिलेटेड है। हालांकि एल्यूमिनियम के ऊपर बोरॉन है, लेकिन बोरॉन और एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी आपस में नहीं मिलते। एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच होगा, मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी लिथियम से मैच होगा। यही है स्टोरी डायगोनल रिलेशनशिप का। तो बच्चों, विद दिस आई एम टेलिंग यू, आज के लिए मैं इतना ही डिस्कशन कर रही हूँ। Although, since we have begun the JEE 2023 solved question bank series, ये मत सोचना कि ये सिर्फ जेई में काम आएगा। जो बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं या सीईटी देने वाले हैं, दे आर ऑल्सो सपोज टू सी दिस। ये सीरीज हर दिन देखिए। आज मैंने खाली 5 क्वेश्चन लिए, बट कल से हम कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने की। ओके, गॉड ब्लेस यू, लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड study, and obviously keep studying, and do take some time for yourself for playing also. Take care. Bye bye.